अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि आज जो खबर एक हमने पहले दी थी आपको, और वो इनफैक्ट जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उस वक्त तक तो मेरा सिर्फ अंदाज़ा था या एक तज्जिया था, लेकिन मेरा ख्याल है जब तक वो वीडियो पब्लिश हुई वो फैसला हो चुका था। तो पीटीआई की सोशल मीडिया की जो पावर है, वर्कर्स की जो पावर है, वो एक दफ़ा फिर से प्रिवेल की है और उन्होंने दबाव डालकर क़यादत को अपना फ़ैसला वापस लेने पर मजबूर किया है। तो इस दफ़ा क्या हुआ है इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि एक जानिब तो इस बात को सब सराहते भी हैं कि पीटीआई क्या सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वर्कर पावर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त इमर्ज हुई हमें नज़र आ रही है, लेकिन क्या ये किसी हद तक कुछ प्रॉब्लमेटिक भी है, इससे मसाइल क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लड़ाई झगड़े पीटीआई के स्टिल जारी हैं जी, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी, और फिर इसके साथ साथ पॉलिसी स्टेटमेंट भी हर एक का अपना अपना ही नज़र आ रहा है। तो ये आज एक और तजाद नज़र आता है पीटीआई की पॉलिसी में जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पर 6 जजेस के मामले में। इसके ऊपर डिफरेंट जो ओपिनियंस हैं वो क्या हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब आपको ये भी बताएंगे कि क्या मामला किया है जनाब आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने, जो कि एक मुंतखब एमएनए हो चुकी हैं। किस तरह से वो मुंतखब हुई उनकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। कुछ काजी साहब का भी कोशिश करेंगे, अहाता करें कि उन्होंने क्या ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं जमहूरियत के लिए भी और ख़ुद अपने इदारे अदलिया के लिए भी। तो इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो जी सबसे पहले आपको ये बताते हैं, अफजल ढांडला साहब जिनको फैसलाबाद से टिकट दिया गया था, और हमाद अजहर साहब का ये बताना था कि इमरान खान साहब की हिदायत पर उन्होंने टिकट दिया था। और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वर्कर्स का गम और गुस्सा नज़र आया, और वजह यही थी कि अफजल ढांडला वो शख्सियत थे जो 9 मई के बाद ना सिर्फ ये कि पार्टी छोड़ गए थे खुद मर्जी से बगैर दबाव के, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में भी तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से वर्कर्स को उन पर कुछ ज़्यादा गुस्सा था। तो उनकी तरफ से ये प्रेशर था कि एक ऐसे शख्स को टिकट आखिर क्यों दिया गया है जबकि हम उससे नफ़रत करते हैं। और इमरान खान साहब का जब वो सुन रहे थे तो फिर इस पर उन्हें फिर इस बात पे शक था कि फिर या तो इमरान खान साहब को सही तौर पर इंफॉर्मेशन मिली नहीं है, या फिर इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया नहीं है और बीच में किसी मिडल मैन ने ये कोई कार्रवाई डाली है। तो ये उनके खदशात अपनी जगह, लेकिन बहरहाल पुरजोर एहतजाज जारी था। और मैंने तो ये तक लोगों को कहते सुना कि ये इनको तो हरवा देंगे हम सपोर्ट करने के बजाय। अल्टीमेटली हुआ ये है कि ज़ाहिर है क़यादत पर प्रेशर पड़ा, और अब खबर ये आई है कि उनका जो टिकट है वो कैंसिल कर दिया गया है, और अफजल धांधला के बजाय दोबारा सिकंदर अहमद खान को ही टिकट दे दिया गया है। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने अभी जनरल इलेक्शन में भी पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था। पीटीआई के ये उम्मीदवार थे लेकिन हार गए थे, या हरवा दिया गया था, जो भी आप कह लें। और फिर उसके बाद अब की दफ़ा ये जो टिकट था वो डॉक्टर अफजल ढांडला को दिया गया था, लेकिन अब ये दोबारा से पीटीआई को वापस लेना पड़ा है फैसला। अब मेरा इसके ऊपर अंदाज़ा यही था कि ये होगा, क्योंकि इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि कई ऐसे फैसले हैं जिसके ऊपर पीटीआई की सोशल मीडिया की टीम और ख़ास तौर पर जो उनके वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जब वो किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो दबाव इतना बढ़ा देते हैं कि फ़ैसले लेने पर या फ़ैसले वापस लेने पर जो क़यादत है वो मजबूर हो जाती है। ये अभी तक वो क़यादत जो कि बाहर है वो तो ये सस्टेन नहीं कर पा रही इनका प्रेशर, और ये एक तरह से तो बड़ा हौसला अफजा है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधे बहरे बनकर तकलीद शुरू कर दी जाए कि जी जो पार्टी का फ़ैसला हो गया, जो क़यादत का फ़ैसला हो गया उस पर आंखें बंद करके जी हम पीछे चल पड़े हैं। बल्कि आपकी अपनी एक सोच और एक विजन होना चाहिए, आपकी एक आइडियोलॉजी है जिसके पीछे अगर आप खड़े हैं तो फिर जाहिर सी बात है वर्कर, आप खुद वर्कर को वहाँ तक ले गए हैं जहाँ तक अब वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। तो अब आप ये सोचें कि जी ठीक है, हमें तो जितवा दिया वर्कर ने, सारा कुछ करके ठीक हो गया, लेकिन अब हमारे कंडक्ट के ऊपर वर्कर सवाल ना करे, तो ये नहीं होगा। अब ये एक बदला हुआ सारा मामला नज़र आता है सोशल मीडिया का भी और आम लोगों की अवेयरनेस का भी, और यही वजह है कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ पीटीआई का अभी का ये मामला नहीं है, आगे कभी पीटीआई जब मुश्किलात से निकल भी जाएगी, दोबारा कभी पावर में भी आ जाएगी, तो तब भी आप देखिएगा कि ये चेक उसी तरह से बरकरार रहेगा, क्योंकि अब जो आपने खुद एक अवेयरनेस दे दी है लोगों को और फिर सोशल मीडिया के थ्रू उनको बात करने का एक जो टूल हाथ लग गया है, वो अब इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है सिलसिला।
तो ये एक चीज़ तो बड़ी फ़िलहाल हमें पॉजिटिव भी नज़र आती है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इससे डिसिप्लिन के भी कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर पैदा होंगे, क्योंकि अगर हर फैसला वर्कर्स के ही हाथ में दे दिया जाए तो अगेन वही बात है कि वर्कर्स जो सोशल मीडिया पर हैं बहुत सारी चीज़ों के उस तरह से उन्हें वाकफियत नहीं होती, और जो अंदरूनी कुछ मामलात होते हैं उसके हवाले से भी शायद उन तक पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो वो सिर्फ जो बज़ाहिर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है उसी को देखकर समझते हैं कि ये हो गया तो ये गलत है। बाज़-औक़ात वो ठीक है बात कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात उन्हें उसकी वजूहात पता नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये जो पीटीआई नज़रियाती से इत्तेहाद था, बल्लेबाज से इत्तेहाद था, खैर उसके ऊपर भी बड़ी कहानियाँ है कि इमरान खान साहब तो उसके लिए विलिंग नहीं थे, फिर वो क्यों आ गया, कहाँ से आ गया। फिर इसी तरीके से ये जो मामला था कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों शमूलियत इख्तियार की। अब बाद में बहुत सारी कहानियाँ सामने आ रही हैं कि जिन जिन पार्टीज़ से बात हुई उन पार्टीज़ के हवाले से अंदर क्या क्या मसाइल हो रहे थे। कुछ पार्टीज़ खुद शायद थोड़ी सी पीछे हट रही थी, कुछ पार्टीज़ के हवाले से सेक्टेरियन प्रॉब्लम था, इस वजह से प्रेशर आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर बंदा बैठा हुआ है उसको नहीं पता कि मुलाकात में दूसरी बंदे ने क्या बात कही, इधर से क्या बात हुई। उसको ये पता है कि यार ये फ़ैसला हुआ, ये फ़ैसला सही नहीं है, लेकिन उस फैसले के पीछे मजबूरी क्या हो सकती है, वजूहात क्या हो सकती हैं, वो आप अगर वक्त पर डिस्क्लोज़ ना कर सकते हो किसी वजह से, तो वर्कर आपका फिर सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन इस सूरत में होगा क्या कि वर्कर उसके ऊपर इतना तूफ़ान उठाएगा कि एक तो वो जो आपकी यूनिटी का एक एलिमेंट है वो डिस्टर्ब होगा, और दूसरा उससे ये होगा कि फिर फैसला साजी बड़ी मुतासिर हो जाएगी। फिर तो ऐसा लगेगा कि कोई फैसला कर ही नहीं सकता। हर फैसले पे हर किसी की अच्छी बुरी राय होती है। भाई अगर किसी को एक बंदा पसंद है तो किसी को दूसरा बंदा पसंद हो सकता है, तो फिर इस तरह से तो फिर फैसले ही नहीं हो पाएंगे। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर यकीनन बात की जा सकती है कि फिर इस तरह तो डिसिप्लिन कहाँ गया पार्टी का। लेकिन एक जो चीज़ है वो इस सारी चीज़ का हल है, और उस चीज़ का नाम है इमरान खान। कि अगर पार्टी की क़यादत जो मेन लीडरशिप है, जो कायद है, वो बाहर आकर कोई फ़ैसला करता है तो फिर बाज़ लोगों को अगर एतराज़ भी हो तो आप उस चीज़ को समझ जाते हैं कि जी अगर इमरान खान ने कोई फ़ैसला किया है तो किसी वजह से ही किया होगा। आप समझ जाते हैं कि यार अगर उनका फ़ैसला है, कुछ लोग एहतरामन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि चूँकि उन्होंने फ़ैसला किया तो कोई लॉजिकल वजह ही होगी, तो इस वजह से भी कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन चूँकि अभी मेन क़यादत मंज़र आम पर नहीं है, इमरान खान जेल में हैं, तो इस वजह से हर चीज़ को लोग सस्पिशियस होकर देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या किरदार है, कौन वफ़ादार है, कौन वफ़ादार नहीं है, कौन डबल गेम कर रहा है, कौन अपना मफाद तलाश कर रहा है। तो वो एक अजीब खिचड़ी सी पक गई है बाहर। इसी तरह की सारे मामले में अलीमा खान साहिबा का भी कुछ नाम आ रहा है, और आज ये भी खबर सामने आ रही है कि अलीमा खान साहिबा ने भी शायद किसी हवाले से पार्टी के कुछ लोगों को कुछ डायरेक्शंस दी, और ये बात इमरान खान साहब तक भी पहुंचाई गई, जिस पर इमरान खान साहब ने नापसंदीदगी का इजहार किया। क्योंकि इमरान खान साहब का एक बहरहाल क्लियर कट मौक़िफ़ है कि जो पार्टी के मामलात हैं उसमें किसी भी तरह ख़ानदानी फ़र्द कोई मुलव्वस नहीं होगा, कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अलीमा खान साहिबा ख़ुद भी कई दफ़ा ये कह चुकी हैं कि वो किसी भी तरह पार्टी की तर्जुमान नहीं है, और ना ही इमरान खान की उस तरह से कोई स्पोक्स पर्सन है। ज़ाहिर है वो उनकी हमशीरा है, उनसे मुलाकात करती हैं तो आके उनका हाल वाल जो भी उनका मैसेज होता है, जो ख़ुद खान साहब ने दिया होता है कि भाई ये मैसेज जाके आपने देना है, तो वो बात ज़रूर अलीमा खान साहिबा मीडिया के थ्रू आवाम तक पहुँचाती हैं। लेकिन अदरवाइज़ वो कोई ऐसी उसमें पॉलिटिकल पोजीशन पार्टी में नहीं रखती। लेकिन जब खान साहब को इस हवाले से कुछ पता चला है तो ये खबर आई है कि खान साहब ने इस पे भी नापसंदीदगी का इज़हार किया है कि किसी हद तक भी अगर कोई थोड़ी हद तक भी उनकी कोई डायरेक्शन है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तो खान साहब का ये बिल्कुल एक क्लियर कट मौक़िफ़ है, जबकि इस पे एक दूसरी राय भी बहरहाल मौजूद है, और वो मेरी अपनी भी है वैसे, कि जिस तरह से एक कन्फ्यूजन है और बहुत सारे पार्टी लीडर्स को लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई शेर अफजल मरवत को आधे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आधे लोग हामिद खान को ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आधे लोग बैरिस्टर गौहर को ट्रस्ट कर रहे हैं। तो हर कोई मतलब कंफ्यूज है। पूरी एक ऐसी कोई लीडरशिप इस वक्त बाहर मौजूद नहीं है जिसके ऊपर सब ट्रस्ट कर रहे हों। तो अलीमा खान साहिबा एक ऐसी शख्सियत ज़रूर हैं जो इमरान खान साहब से लॉयल हैं, उनकी लॉयल्टी पे तो ज़ाहिर कोई शक नहीं हो सकता। तो इस वजह से फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई स्पोक्स पर्सन बनाया जाता उन्हें, तो शायद इससे पार्टी के जो ये भांत भांत की बोलियाँ आती हैं, भांत भांत के मैसेजेस आते हैं, वो कहता है जी खान साहब ने मेरे सामने ये बात की, दूसरा आता नहीं मेरे सामने तो उन्होंने ये बात की, तो वो एक अजीब व गरीब खिचड़ी पक रही होती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है अगर एक ही बंदा फिक्स कर दिया जाए कि उसी ने खान साहब से जुड़ी हुई कोई भी बात है उसकी तस्दीक या तरदीद करनी है तो उसने करनी है। लेकिन फ़िलहाल तक तो ऐसा ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि एक तरफ तो हम इमरान खान साहब का इसके ऊपर क्लियर कट वर्जन देख रहे हैं कि जी
ख़ानदानी मौरूसी सियासत किसी तरह भी उन्हें कबूल नहीं है, तो दूसरी तरफ हम इन पार्टीज़ को देखते हैं कि जहाँ पर अपने ख़ानदान से बाहर वो किसी और के बारे में उस तरह सोचते ही नहीं है। आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को आसिफ अली जरदारी की छोड़ी हुई सीट के ऊपर मुंतखब करा लिया गया है और ये बेसिकली एक बिला मुकाबला इंतखाब हुआ है। अब इसके ऊपर एक अलग कहानी है। बेसिकली ये हल्का है जनाब NA 207 बेनज़ीराबाद का ये हल्का, और इस हल्के से आसिफ अली जरदारी साहब भी मुंतखब हुए थे। अब चूँकि वो सदर बन गए तो उन्होंने वो सीट छोड़ दी। अब इस सीट के ऊपर उनकी ख्वाहिश थी, पार्टी का यही फैसला था कि जी आसिफा भुट्टो जरदारी को MNA बनाया जाए। अब जब आसिफा भुट्टो जरदारी के कागजात जमा कराए हैं तो उसके बाद मद्दे मुकाबिल जितने उम्मीदवार थे उन सब के कागजात रिजेक्ट हो गए। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको खबर दी थी। उनमें से जो PTI के मुखालिफ उम्मीदवार थे आसिफा भुट्टो के अगेंस्ट, उन्होंने जाके अपील फाइल करनी थी या आगे जो था ज़ाहिर उसके ऊपर ट्रिब्यूनल में जाना था कि जी कागजात मुस्तरद क्यों हैं। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि उस शख्स को गिरफ्तार करा दिया गया जो PTI का उम्मीदवार था, और फिर इस तरीके से वो अपील फाइल नहीं कर सके। और फिर जब वो अपील ही फाइल नहीं कर सके और किसी ने वैसे ही नहीं की, तो अल्टीमेटली आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला MNA वहाँ से इलेक्ट हो गई। अब इस सारी खबर के तनाजुर में एक बड़ी बैड सी फीलिंग जा रही है। वैसे तो ख़वातीन आ रही हैं और अगर आसिफा भी अपने दम पर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि भाई आपने उनको MNA तो बना दिया है, लेकिन ना उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। वो बेनज़ीर की बेटी है, और बेनज़ीर साहिबा की आप वैसे बहुत सारी चीज़ों पे मुझे भी बहुत सारा इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ी जमहूरी लीडर थी, और उनकी बेटी जिनको सब कहते हैं कि जी उनका अक्स है, तो वहाँ पर उनकी सियासत में भी तो उनका अक्स होना चाहिए था। उनकी सियासी इनिंग्स शुरू होने जा रही है, पहली दफ़ा वो पार्लियामेंटेरियन बनने जा रही हैं, तो क्या ही मज़ा होता कि वो लड़के जो आती, लड़के पहुँचती और कैंपेन करती और पूरी तरीके से अपने जौहर दिखाती, और फिर पता चलता कि हाँ भाई लड़की ने मेहनत की है। हालांकि उनको तो उस तरह शायद वो वाली मेहनत फिर भी ना करना पड़ती, ज़ाहिर है एक ग्रास रूट पे कोई कारकुन होता है, उसकी एक अलग बात होती, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मेहनत करके वो ऊपर किसी नज़र में आता है। उनको तो एक पकी पकाई खीर मिल गई कि जी वो बेनज़ीर की बेटी हैं। तो इसके ऊपर ही कम अज़ कम वो थोड़ा सा इसी मामले के इस स्टेप से भी एक ही स्टेप था कि भाई आप कॉन्टेस्ट कर लें इलेक्शन, लेकिन वो भी करना पसंद नहीं किया गया। अगर तो ये मायूस कुन आगाज़ है मेरी नज़र में, और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर होता कि वो कॉन्टेस्ट करती हैं और फिर धमाकेदार तरीके से एंट्री देती हैं अपनी सियासत में। लेकिन यहाँ पर फिर अजीब सा ये मामला है। बहुत सारे लोग वैसे इसको हिस्ट्री से भी जोड़े हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी इसी तरीके से 1977 में इलेक्शन लड़ा था कि जब उन्होंने अपने मुखालिफ किसी उम्मीदवार को खड़े ही नहीं होने दिया था। तो ये कोई ऐसी ही रविश नज़र आ रही है। बहरहाल मेरे नज़दीक अगर वाकई ऐसा है और इसी वजह से PTI के बंदे को गिरफ्तार कराया गया कि जी वो कोई मुखालिफत में खड़ा ही ना हो, कोई टफ टाइम ही ना दे सके, तो ये बड़ा अफसोसनाक भी है। और मेरे नज़दीक अगर वैसे उन्हें खड़ा होने भी दिया जाता तो इन इलाकों में PTI की इतनी प्रेजेंस नहीं है, और पीपल्स पार्टी के ये इलाके स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, और ख़ास तौर पर आसिफा या खुद अगर भुट्टो जरदारी फैमिली से कोई खड़ा होता है तो यकीनी तौर पर उनका अपना एक वोट बैंक वहाँ पर मौजूद है उन इलाकों में। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर कोई लड़ भी रहा होता तो आसिफा उससे हार जाती। मेरा ख्याल है कि फिर भी वो जीत जाती, तो वो ज़्यादा अच्छी एक ग्रेसफुल विक्ट्री होती अगर वो लड़ के आती। लेकिन इस तरह से कि किसी को आप खड़े ही नहीं होने दे रहे, ये उल्टा आपके लिए एक मायूस कुन और सॉरी टू से मेरे लिए तो ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जी आसिफा भुट्टो साहिबा बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि जो मैंने आपको बताया काजी साहब के हवाले से कमीशन जो उन्होंने बनाने के ऊपर रजामंदी जाहिर की है, उसके ऊपर काफ़ी अब खबरें अंदर से आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो जजेस थे शायद वो इस बात के इतने हामी नहीं थे, कुछ तो खामोश हो गए और कुछ ने उनकी मुखालिफत भी की, और शायद ये मामला जो बेंच बनाकर या फुल कोर्ट बनाकर एक हेयरिंग हो सकती थी उस तरफ अगर ये नहीं गया मामला, तो शायद उसकी वजह भी यही थी कि कहीं ना कहीं काजी फायज ईसा साहब को ये डाउट था कि अगर ये हेयरिंग हुई तो हो सकता है कि फिर इस मामले के ऊपर ऑफ कोर्स ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला बन जाएगा, और अगर जजेस वाक़तन फेयर ट्रायल की तरफ चले गए तो फिर तो बहुत से पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे। तो ये इस सारे सेटअप में जितने भी स्टेटस को के हामी लोग हैं वो तो ये नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह की चीज़ हो, और काजी फायज ईसा साहब तो यूं भी सीधे सीधे बेनिफिशरी हैं एक हद तक इस सारे सेटअप के, और उनकी अपने भी बहुत सारे इंटरेस्ट इस सारे सेटअप से जुड़े हुए हैं। तो अब ये देखते हुए काजी फायज ईसा साहब ने दो ऐसे काम किए हैं जो कि मेरे ख्याल से
तारीख़ के उनके हवाले से जब तारीख़ लिखी जाएगी तो वो बदतरीन और स्याह तरीन उनके कारनामे के तौर पर लिखे जाएंगे। एक तो जो उन्होंने जमहूरियत को कमज़ोर किया, जमहूरियत की जिस तरह से उन्होंने बिसात लपेटी है, मेरे ख़्याल से ये इससे शायद और ज़्यादा बुरे तरीके से शायद वही फिर जज होगा कोई जिसने लपेटी होगी, जिसने सीधा सीधा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया, वरना अदरवाइज़ ये इससे कम की कोई चीज़ नहीं है जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने की है कि जिस अंदाज का इलेक्शन कराने के लिए उन्होंने सहूलतकारी की, जिस अंदाज से उन्होंने पीटीआई की निशान उनकी पहचान ख़त्म की, जिस अंदाज से उन्होंने आरओज़ के तहत इलेक्शन कराने को इंडोर्स किया और उसके लिए सहूलतकारी फ्राहम की, जिस अंदाज से पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनने के लिए उन्होंने एक जवाज़, एक बेस फ्राहम कर दी, ये सब कुछ करके और फिर जिस तरीके से उन्होंने इस बात के लिए भी एक फ़िज़ा बना दी कि पीटीआई के लोग आज़ाद हों और जैसे मर्ज़ी उनकी बंदर बांट हो सके, उनको ख़रीदा जा सके, उनकी ख़रीदो फरोख्त हो सके, मंडियाँ लगें और हॉर्स ट्रेनिंग हो, तो ये सब करके उन्होंने जो जमहूरियत के साथ, लफ्ज़ मेरे जहन में बड़ा अजीब व गरीब सा आ रहा है, लेकिन जो इन्होंने जमहूरियत के साथ ज़्यादती की है, ये मेरा ख़्याल है कि तारीख़ का स्याह तरीन दौर है कि एक जज के हाथों ये सब हुआ हो कि उन्होंने इस तरीके से जमहूरियत का गला घोंटा है कि लोग अपनी राय का इजहार ना कर सकें और लोग जो जीत कर आए असम्बलियों में वो किसी पार्टी के वफादार ना रह सकें और वो लोग जिनको मखसूस नशिस्तों से मज़ीद पार्टी की नशिस्तें मिलनी थी वो उन्हें ना मिल सकें। तो ये सब करके एक शर्मनाक किरदार उन्होंने अदा किया। और फिर दूसरा, सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने जमहूरियत से कोई एक इंतकामी कार्रवाई की, बल्कि उन्होंने अपने इदारे को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने अदलिया के ऊपर भी जो एक बदतरीन अब ये अटैक किया है वो ये है कि उन्होंने अदलिया में जब चंद जज साहिबान ने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया तो आपने उनको हुकूमत के आगे फेंक दिया और आपने उनकी दादरसी नहीं की। हालांकि आप सब जानते हैं क्योंकि आप खुद भी इससे गुजरे हुए हैं, आपके साथ भी ये हुआ कि आपके खिलाफ रेफरेंस बने, आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, आपने भी ये भुगता। अभी आपने चंद दिन पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का एक केस है जिसमें आपने उनके हक़ में फ़ैसला देते हुए इस बात को इंडोर्स किया कि उनके साथ ज़्यादती हुई और इस्टेब्लिशमेंट के ईमा के ऊपर उनके साथ ज़्यादती हुई। तो आप तो ये जानते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये आपके लिए कोई नया फिनोमेना आ गया। वैसे तो आप अदलिया का हिस्सा ना भी हो, पाकिस्तान में ही रहते हो, तो आपको पता है कि अदलिया जो है वो किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है इस्टेब्लिशमेंट के हाथों। लेकिन अब तो जज जब खुद बोल पड़े, उन्होंने खुद इंडोर्स कर दिया उस चीज़ को, तो आप कम से कम उनके साथ खड़े हो सकते थे। लेकिन आपने अपने हाथों से अपने इदारे की आज़ादी का गला घोंटा। वो काम जो आपको करना चाहिए था कि आप स्टैंड लेते और आप फुल कोर्ट बनाते, तो फिर आप साबित करते कि जनाब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम कटहरे में खड़ा करेंगे, तो हम कहते हैं कि जी वाकई आपने कोई तो अच्छा काम किया अपने करियर में। लेकिन आपने क्या किया? आपने उनको उठा के एक ऐसे कमीशन के आगे फेंक दिया जिसका सबको मालूम है कि उसमें से कुछ नहीं निकलना। तो आपने बेसिकली उन जजों को ये मैसेज दिया कि शट योर माउथ। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ना सिर्फ अपने इदारे के साथ ज़्यादती की, जमहूरियत के साथ ज़्यादती की और पूरे पाकिस्तान के अवाम के साथ ज़्यादती की। तो मेरे नज़दीक ये पाकिस्तान की अदलिया का सबसे स्याह तरीन दौर है और काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ये जो सारा किरदार है ये सबसे स्याह तरीन किरदार है अदलिया की अदालती तारीख़ में। और अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब 6 महीने रहें या एक्सटेंशन लेके 3 साल चिपके रहें, वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो लोग उनको ख़ुद पूजते थे और बड़ा कोई देवता समझते थे इंसाफ का, आज वो ख़ुद उनको जिस अंदाज से और जिन अलक़ाबात से नवाज रहे हैं वो ख़ुद वो सुन लें तो उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या कमाया। और ये सबको पता है कि उन्होंने ये क्यों किया, ये कोई उन्होंने नासमझी में नहीं किया। असल बात यही है कि वो भी उसी स्टेटस को के हामी हैं कि जिसके साथ इन सारे बड़े लोगों का मफाद जो है वो वाबस्ता है और इसीलिए वो इसी तरह उसको चलाना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।